फ्रेंड्स, आज 22 जनवरी 2023 और फाइनेंशियल लिटरेसी पर जो हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं यूनिट 4 टैक्स का, उसका ये उस सीरीज में थर्ड लेक्चर है। हम इस लेक्चर में कुछ कंसेप्ट्स आपके साथ करेंगे। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, कौन सा बजट 2021-22 के लिए एप्लीकेबल होगा, एसएससी क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है, हम एज के बेस पर कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने एसएससीज को डिस्क्रिमिनेट करता है और वो कौन सी कट ऑफ डेट होती है। हम इसमें न्यू टैक्स रेट रिजीम की भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि उसमें बेसिक इनिशियल लिमिट सबके लिए कॉमन होती है इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। हम रेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, उसका भी कंसेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम 5 होती हैं, हर हेड्स की अपनी अलग डिडक्शंस होती हैं और फिर जब इनकम सारी कंबाइन कर देते हैं जीटीआई, उसके बाद डिडक्शंस होती हैं चैप्टर 6A की सेक्शन 80C से लेकर 80U तक। हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस को डिस्कस सरसरी तौर पे हम कर रहे हैं। ये करीब 20 मिनट का लेक्चर हमारा है, इसको आप कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी, यही टर्म्स हम आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके मेरे वीडियो लेक्चर्स के बारे में कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल लिख सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स डॉक्टर पर कमेंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं जो हमें पर्सनल टैक्स में पढ़ना है। इसका जो बजट आया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पेश किया, वो पेश किया था 1 फरवरी 2021 को, जो कि एप्लीकेबल होगा जो 1 अप्रैल उसके बाद आती है। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 21 मार्च 2022, तो हम अपने कोर्स में बात करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर। अब जो बजट आएगा 1 फरवरी 2023 को, वो होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और उसका असेसमेंट ईयर होगा 2024। जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है तो उसके बाद शुरू होता है। तो हम जो आईटीआर फाइलिंग की बात करेंगे उसका इनकम पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22। इनकम टैक्स में कस्टमर या क्लाइंट हम नहीं कहते हैं, इनकम टैक्स में वर्ड इस्तेमाल होता है एसएससी, और एसएससी इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। लेकिन हम करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में। हम अपनी इनकम का लेखा जोखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। हम किसी लेटर के थ्रू, किसी एक्सेल शीट के थ्रू या और कोई तरीका नहीं है, उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है। उसमें इनकम टैक्स फॉर्म्स है। हर कैटेगरी ऑफ एसएससी के लिए अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए हैं। इंडिविजुअल्स के लिए अलग फॉर्म्स है, फर्म के लिए अलग है, कंपनीज के लिए अलग है, ट्रस्ट के लिए अलग है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में 1 अप्रैल 2023 से कॉमन इनकम टैक्स फॉर्म शुरू हो सकते हैं। गवर्नमेंट इस तरीके पर काम कर रही है। हमने अपनी इनकम का बता दिया, हमारी इनकम कितनी हुई। इनकम ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी मिली, आपने घर के खर्चे निकाल लिए, फिर जो बच गया वो सेविंग है। इनकम तो वो है जो आपको मिल रही है एम्प्लॉयर से, खर्चे निकालने के बाद नहीं। ग्रॉस सैलरी, उसमें कुछ डिडक्शंस होंगी, कुछ एग्जम्पशंस होंगी, हम उनकी बात बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर सेविंग पर टैक्स नहीं लगता। फिर जो हम आईटीआर फाइल करेंगे उसका असेसमेंट किया जाएगा। जो आपने इनकम टैक्स टर्म के अंदर जो आपने इंफॉर्मेशन दी उसकी कैलकुलेशन चेक होंगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और जो करता है उसको कह देते हैं हम असेसिंग ऑफिसर। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर है, असिस्टेंट कमीशन ऑफ इनकम टैक्स है, अपील्स है, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स है,
चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, इस तरह से वहां हायरार्की है। हमारे यहां इनकम टैक्स किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि रीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाए, प्लेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ऐसा नहीं है। मैरिटल स्टेटस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ऐसा भी नहीं है। एज के बेस पर है, और एज देखी जाती है जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसके खत्म होने के बाद हमारा प्रीवियस ईयर इनकम ईयर 2021-22 है। तो एज हम देखेंगे 1 अप्रैल 2022 को कि उसकी एसएससी की एज कितनी है इंडिविजुअल के केस में। नेचुरली यदि उसने 60 साल कंप्लीट नहीं किए तो कहलाएगा नॉन सीनियर सिटीजन, और यदि वो 1 अप्रैल 2022 को 60 साल कंप्लीट कर ले, 1 अप्रैल 2022 या उससे पहले, लेकिन 80 साल का वो नहीं होता तो कहलाएगा सीनियर। और यदि उसकी एज 1 अप्रैल 2022 को क्रॉस हो जाती है, वो व्यक्ति हो जाता है 80 साल से ऊपर 1 अप्रैल 2022 को फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22, वो कहलाएगा सुपर सीनियर सिटीजन। अब हम ये करते क्यों हैं? उसका रीजन ये है कि एडमिशन लिमिट का फर्क हो जाता है कि यदि आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए 2.5 लाख तक बेसिक एडमिशन लिमिट है। यदि डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 62 से पहले की है या 1 अप्रैल 62 का डेट ऑफ बर्थ है तो 1 अप्रैल 2022 को हो गए 60 साल, हम 80 की बात अभी नहीं कर रहे, तो करेगा वो सीनियर सिटीजन। और यदि वो 1 अप्रैल 22 को 60 साल का नहीं हुआ, उसका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 62 या उसके बाद का है, तो हो गया वो नॉन सीनियर सिटीजन। हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाएंगे इसमें। और यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 42 या उससे पहले का, तो वो हो गया सुपर सीनियर सिटीजन। जैसे हमारे अडवाणी जी हो गए और सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको 5 लाख तक इनकम उनकी फ्री है। मोदी जी हैं, मोदी जी 60 को क्रॉस कर गए, वो हो गए उनके लिए बेसिक एडमिशन लिमिट 3 लाख। और राहुल बाबा वो 60 को क्रॉस नहीं किए तो उनके लिए 2.5 लाख। यहां पर किसी भी पद पे आप हो, बेसिक एडमिशन लिमिट सभी के लिए एक जैसी है। लेकिन अब आ गया न्यू टैक्स रेट रिजीम के अंदर ये जो एज का भी डिस्क्रिमिनेशन था, अब कोई भी एज हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। यदि आपको अच्छा लगता है न्यू टैक्स रेट रिजीम, और आप ऑप्ट किस बेस पे करेंगे? जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो, दोनों में कम हो। आप ओल्ड के अंदर भी कैलकुलेट करेंगे, नए के अंदर भी कैलकुलेट करेंगे। जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आती होगी उसको आप चूज कर लो, ये आपकी चॉइस है। उसमें बेसिक इनकम लिमिट जो है सबके लिए, चाहे आप सीनियर हो, नॉन सीनियर हो, वेरी सीनियर हो, सुपर सीनियर जिसको हम कहते हैं, सबके लिए 2.5 लाख 2,50,000। वैसे सुनने में यह है कि जो बजट आएगा ना 1 फरवरी 2023 को, उसमें हो सकता है सबके लिए 5 लाख हो जाए, लेकिन हम तो लॉ में उसकी बात करते हैं जो है। क्या हो सकता है उसकी चिंता हम नहीं कर सकते। लॉ मेकर तो देखो वो है। रेंशन स्टेटस हिंदुस्तान में यदि आप 182 दिन या उससे ज्यादा रहे इस पीरियड के अंदर, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, या इनको बेसिक कंडीशन के नाम से जानते हैं, 60 डेज तो रहे इस ईयर के अंदर, और एंड अंग्रेजी वाला एंड और हिंदी वाला और, तो 365 डेज इनसे पहले 4 सालों में, मतलब ये 182 डेज और मोर 2021-22 में, और इंग्लिश वाला 60 दिन 21-22 के अंदर, और 365 दिन उससे 4 साल पहले वालों। यदि आपने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, कुछ 2 एडिशनल कंडीशंस और है, हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, तो आप बन गए रेजिडेंट। और यदि आपने बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की, जो एसएससी है वो 182 दिन रहा ही नहीं, सेकंड कंडीशन वो सेटिस्फाई कर नहीं रहा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें उस लेवल की जानकारी अभी नहीं चाहिए। तो हम डिफरेंस क्यों करते हैं? डिफरेंस इसलिए करते हैं यदि आप हैं नॉन रेजिडेंट, आपकी एज हो गई 80 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर, तो इनकम टैक्स की नजरों में आप माने जाएंगे
कि आप नॉन सीनियर पर्सन हैं, आपको फिर 2.5 लाख का ही बेसिक इनकम मिलेगा। और भी चीजें हैं जो नॉन रेजिडेंट को अवेलेबल नहीं होती। भाई हिंदुस्तान हमारा, हम कुछ डिडक्शन दे रहे हैं, हम कुछ रिबेट दे रहे हैं, तो हम अपने लोगों को देंगे ना। आप आईटीआर फॉर्म देखेंगे तो वहां पर ये आपको टिक मार्क करना होगा कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। फिर वो रेजिडेंट में आपसे 2 कंडीशन पूछेगा, फिर उसको आपने इसमें से सिलेक्ट करना है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हमारा जो बताने का पर्पज ये है कि जब आप आईटीआर 1 फॉर्म भरें तो ये सब आपको पता हो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, जो आपकी इनकम्स आती हैं उनके कैटेगराइज हमने कर दिया, हमने उनको 5 सेट्स में कैटेगराइज कर दिया। अच्छा, ये आपकी चॉइस नहीं है कि कोई भी इनकम कहीं ले जाओगे, ऐसा नहीं। सैलरी की इनकम पहला हेड, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होना जरूरी है। हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी होगी। यदि आप लैंड है, लैंड से आपको रेंट आ रहा है, फिर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। बिजनेस प्रोफेशन है, आप बिजनेस कोई भी करो, प्रोफेशन कोई भी करो, आप डॉक्टर हो, वकील हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, प्रोफेशन में आ गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो गई। आपने कोई अपनी एसेट्स बेच दी, वो कैपिटल गेन के अंदर आ जाता है। और बाकी बचा कुचा जो रेजिडरी है, जो कहीं नहीं टैक्सेबल हुआ, वो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कर देते हैं। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, आपने कॉपियां जांची टीचर्स ने, उनका रेवल्यूशन आ गया। आपने कॉलेज में इंस्टॉलेशन ड्यूटी कर ली, उसके जो पैसे मिलते हैं वो भी अदर सोर्सेज में आते हैं। वो बात अलग है। हम जाने में या अनजाने में गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं तो टैक्स लगेगा नहीं, ऐसा नहीं। आपके कॉलेज में थ्रिफ्ट ट्रेड सोसाइटी है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो टैक्सेबल है, वो डिविडेंड नहीं है। आपकी लॉटरी निकल आई, वो भी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। आपको कहीं से गिफ्ट मिल गया, यदि आपके रिलेटिव गिफ्ट देते हैं तो वो तो टैक्स के दायरे से बाहर है। लेकिन आपको मिल गया अपने दोस्त से और आपको मिल गया अपने कुलीग से, एक लिमिट तक तो वो टैक्स लगेगा नहीं, जो कि लिमिट है 50,000 की, और उसने दे दिया 51,000, बस बंटाधार पूरा का पूरा 51,000 आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये देखो, आपको प्लानिंग तो टाइम टू टाइम करनी चाहिए। अच्छा, फिर हर हेड में कुछ डिडक्शंस है। सैलरी वाले में स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, टैक्स और एम्प्लॉयमेंट की डिडक्शंस है, हाउस एंड अलाउंस की एग्जम्पशंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जम्पशंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस की है, तो वो आपको हर हेड में मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, उसमें भी आपको मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, जो सारा का सारा रेंट मिला उस पर 30% आपको मिल जाता है डिडक्शंस। जो आपने म्युनिसिपल टैक्स चुकाया उसकी डिडक्शंस मिल जाती है। जो आपने हाउसिंग लोन लिया उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया उसकी डिडक्शंस मिल गई आपको। तो हर हेड की अपनी कुछ डिडक्शंस है, एग्जम्पशंस। हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी में चाहे वो सैलरी आपकी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से है, फुल टाइम से है, आपको सैलरी कैश मिल रही है या काइंड्स मिल रही है। यदि ऐसा ना होता तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर गवर्नमेंट को चूना लगा देते, भाई मैंने पैसे का करना क्या है, पैसे की मैं चीजें ही खरीदूंगा ना, और वो चीजें सारी की सारी मेरा एम्प्लॉयर मुहैया करा दे, बस फिर टैक्स देने की जरूरत क्या है। तो गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है। गवर्नमेंट कहती है जो सैलरी आपको कैश में मिल गई या काइंड्स में मिल गई, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे मकान रहने के लिए दे दिया, उसका वैल्यूएशन होगा। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कार दे दी घूमने के लिए और मेरी फैमिली को घुमाने के लिए, उसको हम वैल्यूएशन करेंगे। मेरे एम्प्लॉयर ने मोबाइल दे दिया या दे दिया लैपटॉप, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। आजकल तो कोरोना काल ने 24 आवर्स का एम्प्लॉय बना दिया। आजकल तो बेचारे टीचर्स भी इसी कैटेगरी में आ गए। रात को 8-10 बजे मीटिंग हो रही होती है, तो आपको सैलरी मिल जाए या आपको मिले अलाउंसेस की फॉर्म, डीएनएस अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, या और किसी भी नाम से है, बोनस है, कमीशन है, ये सब टैक्सेबल सैलरी हेड में होती है। फिर सैलरी हेड में आपको एग्जम्पशन मिल जाती हैं। आप किराए के मकान में रहते हैं, जो आपको हाउसिंग अलाउंस मिलेगा उस पर कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। लेकिन बच्चों की संख्या फिक्स कर दी, 2 बच्चों की। हॉस्टल का है, उसका 300 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 तक। अच्छा, मुझे सैलरी मिली तो टैक्सेबल सैलरी हेड में, चाहे मेरी एडॉक सैलरी है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, और मुझे रिटायरमेंट के बाद मिली पेंशन, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल है, क्योंकि एक्स एम्प्लॉयर हो गया मेरा।
लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है, उसको हम टैक्स करते हैं अदर सोर्सेज में, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं। ये आपकी चॉइस नहीं है कि फैमिली पेंशन को टैक्स कर देंगे सैलरी में, ऐसा नहीं है। जो लॉ है वो तो लॉ की तरीके से चलेगा। हाउस प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट कहती है भी आप कितनी मकान बनाओ, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, लेकिन 2 से ज्यादा मकान आपके हैं और वो सारे के सारे आपने अपने यूज के लिए रखे हुए हैं, तब तक ठीक है। और यदि आपके हो गए 2 से ज्यादा, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपका तीसरा मकान वो आप चूज कर लो, उसको मानेंगे यदि वो किराए पर दे दिया होता तो नोशनल रेंट कितना आता उस पर टैक्स दे दो। अच्छा, जो रेंट आपको मिलता है फिर उसमें डिडक्शंस मिलती हैं रिपेयर के नाम पर 30%, चाहे आप खर्च करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो आपने हाउस टैक्स दिया वो उसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा, उस मकान को बनाने में, खरीदने में आपने कुछ लोन लिया तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा ना उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन यदि आपने ले लिया नया टैक्स रेट रिसीव, तो लेट आउट में तो आपको मिल जाएगा हाउसिंग लोन का, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड में आपको नहीं मिलेगा, जो मैक्सिमम 2 लाख होता है। ऐसे ही न्यू रिजीम के अंदर आपको डिडक्शन 50,000 की नहीं मिलेगी। कैपिटल गेन्स है, भाई आपके पास कोई शेयर थे, कोई शेयर बेच दिया आपने, शेयर मार्केट में बेच दिया, 1 साल के अंदर अंदर बेच दिए, तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म और उस पर टैक्स लगेगा। वो नॉर्मल स्लैब में नहीं लगेगा, वो लगेगा 15%। अब यहां पर कुछ स्पेशल रेट्स है, कुछ नॉर्मल रेट्स है। आपने 1 साल के बाद बेचा शेयर्स और आपको इनकम हो गई 1 लाख से ज्यादा, तो 1 लाख तक तो बल्ले बल्ले, बाकी पे लग जाएगा 10% टैक्स। आपने गोल्ड बेच दिया, वो शादी पे मिला था आज से 25 साल पहले, उनको ददिया सास ने, मदन लॉ ने, माताजी ने, उनकी माताजी गोल्ड दिया। आज आपको दूसरा हार पसंद आ रहा है, तो पहले वाला जो हार था ना, 9 लाखा पुराने डिजाइन का, वो जब बेचोगे तो फिर उस पर जो आपको इनकम हुई, जो एक्स्ट्रा हुआ, वो बात अलग है, फर्म उसको डिडक्शन करते हैं, वो बात की बातें हैं। बस अभी तो आप ये सुन लो कि यदि आपने गोल्ड बेचा तो उस पर कैपिटल गेन होगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। आपने मकान है, मकान खरीदा था बहुत पुराना, उसको आपने बेचा आज, तो वो भी टैक्स के दायरे में है। लेकिन आप उस टैक्स को बचा सकते हो यदि आप रेंशियल हाउस खरीदो। अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है। आप बॉन्ड ले सकते हो, उससे टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा। अभी हम सरसरी तौर पर आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। बिजनेस प्रोफेशंस है, आपकी टर्नओवर और यदि प्रोफेशनल्स की रिसीप्ट्स, फिर आपके खर्चे भी होते होंगे इनकम टैक्स के हिसाब से, वो कितना डेप्रेशन अलाउड है, कितना है, वो जब नेट इनकम आएगी उस पर टैक्स दे दो। लेकिन सैलरी में ऐसे खर्चे अलाउड नहीं है, उसमें आपको मिल गई स्टैंडर्ड एक्शन 50,000 की। बस भाई, कॉलेज में मैं टीचर हूं, मैं कार से जा रहा हूं, तो मेरी कार का खर्चा हो रहा है ना पेट्रोल का, मुझे कॉलेज ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है, लेकिन जो कार का मैंने खर्चा किया, कार का पेट्रोल का, उसका कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं है। और बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो अपने जो पर्सनल एक्सपेंडिचर भी होते हैं ना, उनको भी ऑफिशियल दिखा देते हैं, बस तभी वो टैक्स कम देते हैं, वो टैक्स की चोरी कर लेते हैं। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा अलाउ नहीं करता, उनको बिजनेस के जो बिजनेस इनकम कमाने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं सिर्फ वो अलाउड होते हैं। अदर सोर्सेज, जैसे मैंने कहा, फैमिली पेंशन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में स्टैंडर्ड एक्शन मिलती है 50,000 सैलरी वाले में, लेकिन यहां मिलती है 1/3 और 15,000 बीच ऑफ लेस। तो कानून ही बदल गया यहां पर। अच्छा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, वो भी टैक्सेबल है। लोग समझते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर टैक्स लगता, गलत समझते हैं आप। हाँ, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है टैक्स फ्री अप टू 3,500। डिविडेंड मिल गया आपको शेयर्स पर, वो भी टैक्सेबल है, पहले नहीं होता था। अच्छा, आपके पास स्विमिंग पूल है, उसको अपने किराए पर चढ़ा दिया, लैंड है, उसको अपने किराए पर दे दिया लीज पर, तो उसका जो रेंट आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। छत जो होती है कमरे वाली, वो हाउस प्रॉपर्टी तो होगी, लेकिन वहां पर कहां पर होगी, स्विमिंग पूल के अंदर या लैंड के ऊपर। अच्छा, गिफ्ट की बात कर रहे थे, यदि आपको अपने रिलेटिव से, और रिलेटिव की डेफिनेशन है बहुत इंटरेस्टिंग, भाई आपको अपने पेरेंट्स से मिल जाए, ग्रैंड पेरेंट्स से मिल जाए, आपको अपने बच्चों से मिल जाए, तो ग्रैंड पेरेंट्स से मिल जाए, ग्रैंड चिल्ड्रन से मिल जाए, तो कोई टैक्स के दायरे में नहीं। आपको भाई बहन से मिल जाए, आपको साले से मिल जाए, साली से मिल जाए, तो रिलेटिव की डेफिनेशन है। वो गिफ्ट कितना भी दो, कोई लिमिट नहीं है, कोई ओकेजन की जरूरत नहीं, कभी भी दे दो, बस ले लो, आप पर कोई टैक्स लगेगा। लेकिन यही ले लिया आपने नॉन रिलेटिव से, अपने पड़ोसी से दे दिया, ले लिया,
बस 50,000 तक लिया, सब दोस्तों का मिलाकर, सब क्लिक्स का मिलाकर पूरे साल में, तब तो टैक्स कोई नहीं। और हो गया 50,000 को क्रॉस, तो बस पूरा का पूरा लग जाएगा टैक्स, आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। फिर गिफ्ट ऑफ, कुछ मूवेबल एसेट्स भी हैं, इमूवेबल एसेट्स भी हैं, लेकिन वो लंबी कहानी हो जाती है। इन सब हेड्स को मिला के हम कह देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल ऑफ ऑल सोर्सेस। अच्छा, कुछ इनकम ऐसी होती है जो एग्जम्प्टेड होती है, जो आपकी इनकम का पार्ट बनती ही नहीं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उस पर जो इंटरेस्ट मिला आपको टैक्स देना ही नहीं, वो बिल्कुल दायरे से बाहर। पहले डिविडेंड का भी ऐसा होता था, वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगा भी नहीं। फिर आती है डिडक्शंस की बारी। आपने LIC करवा लिया, PPF करवा लिया, प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिए, मेडिकल इंश्योरेंस 80D जो होता है, डोनेशन PM केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड, माता वैष्णो देवी जैसी चर्च को दे दिया। अब डोनेशंस में कुछ डोनेशंस ऐसी है जो 100% वाली है, आपकी इनकम को 100% कम कर देगी। मीन्स जितना आप डोनेशन दोगे वो आपकी इनकम में से कम हो गया। अच्छा, कुछ डोनेशंस ऐसी हैं जो आपको जितना आप डोनेशन दोगे पहले उसका 50% कर, फिर आ जाएगा, निकलेगा आपका जो आपकी GTI थी उसमें से हमने कर दिया डिडक्शंस, और यहीं से शुरू होता है टैक्स ऑन टोटल इनकम। अच्छा, नॉर्मल सेलिब्रेट्स और स्पेशल। नॉर्मल सेलिब्रेट्स में फिर दो आपके आगे, ओल्ड टैक्स रेट रिसीव और नया टैक्स रेट रिसीव।